Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about your most awaited movie called दृश्यम 2। हाल ही में रिलीज हुई इस बेहतरीन मूवी को मैंने खुद जाकर बड़े पर्दे पर एंजॉय किया, जो कि मौजूद था राजस्थान राज्य के जयपुर सिटी में, यानी कि राज मंदिर। मैंने लाइफ में काफी सारी मूवीज देखी है, लेकिन जो क्रेज इस मूवी को लेकर ऑडियंस में था वैसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, सीटों पर बैठने तक की जगह नहीं थी, लोगों ने नीचे जमीन पर भी बैठकर इस मूवी को एंजॉय किया। 2 अक्टूबर ये वो दिन है जो कि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही ये 2 अक्टूबर विजय सलगांवकर की तय की गई वो तारीख भी है जिस दिन उनकी फैमिली ने पाव भाजी खाई थी, सत्संग सुना था और साथ ही मूवी भी देखी थी। इस फिल्म को देख लेने के बाद तो लोग अपनी बीवी का बर्थडे भूल चुके थे, लेकिन 2 अक्टूबर को नहीं। मेरे एथिक्स के अकॉर्डिंग मुझे दृश्यम का फर्स्ट पार्ट पहले लाना चाहिए था और उसके बाद में सेकंड पार्ट को स्टार्ट करना चाहिए था, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कॉपीराइट स्ट्राइक, क्लेम्स एंड ब्लॉकिंग वीडियोस। मैंने उस वीडियो को पहले बनाया, उसे अपलोड भी किया, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थर्ड पार्टी एजेंसीज ने उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया। एक क्रिएटर की हर बार कोशिश ये रहती है कि वो अपनी ऑडियंस को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करे और उस कहानी से रूबरू करवाए जो कहानी हमेशा से वो कभी देखना चाहते थे, वो कहानियां जो उनके दिलों में जिंदा है, वो कहानियां जो उन्हें कुछ नया सीखने पर मजबूर करती है, वो कहानियां जो हमारे दिमाग में छिपे उन पुराने किस्सों को उजागर करती है जो कि वक्त की धूल के नीचे दब चुके थे। और ऐसी ही छिपी कड़ियों से पर्दा हटाती है ये मूवी दृश्यम 2। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक आदमी से जो कि इस वक्त ड्रग डीलिंग कर रहा था और एक दूसरे शख्स को इस हफ्ते का माल पहुंचा रहा था। हालांकि डील के अकॉर्डिंग डेविड को ड्रग्स उस शख्स को देना था और बदले में पैसे लेने थे, मगर इस बार वो शख्स उसे पैसे देने से मना कर देता है। डेविड उसे काफी बार समझाता है कि मैं इस काम को छोड़ देना चाहता हूँ, मेरी बीवी है, एक छोटा बच्चा है और अब इस माफिया की जिंदगी को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। मगर वो शख्स कहता है कि तुझे पेमेंट तभी मिलेगी जब तू मेरे लिए एक और डील फाइनल करेगा। डेविड उसे समझाता है, लेकिन वो उसे गन पॉइंट करके निकलने लगता है। इस वजह से डेविड को गुस्सा आ जाता है और इस वजह से ही दोनों में लड़ाई हो जाती है और यही डेविड की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उस झड़प में गलती से उसके हाथों से गोली चल जाती है और वो दूसरा शख्स वहीं मर जाता है। हालांकि पुलिस को भी इस बारे में खबर थी कि आज रात को कोई तो ड्रग डीलिंग होने वाली है, इसलिए सारी पुलिस मौका वारदात पर वहां पहुंच जाती है। डेविड उन पुलिस वालों को आता देखकर अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से दूर भागता है। उन सभी से अपनी जान बचाते हुए भागता हुआ डेविड उस पुलिस स्टेशन के वहां पहुंचता है जहां पर विजय उस बॉडी को दफना रहा था जिसकी स्टोरी फर्स्ट पार्ट में थी। मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट पार्ट को अगेन री एडिट करके आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूं, मगर तब तक के लिए आपको इसी कहानी से काम चलाना पड़ेगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, ये वो दिन था यानी कि 2 अक्टूबर जिस रात विजय सलगांवकर ने मीरा देशमुख के बेटे सैम देशमुख को पुलिस स्टेशन की जमीन में दफना दिया था। यहाँ डेविड भागते हुए अपने घर पहुंचता है, मगर उसे नहीं पता था कि पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी थी और वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक भी पहुंच जाती है। और अब डेविड के पास अपने आप को सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, जिसके बाद वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और एक मर्डर के जुर्म में उसे उम्र कैद हो जाती है। अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मर्डर के जुर्म में अगर उम्र कैद होती है तो वो उम्र कैद 14 सालों की होती है और जेल में हमेशा रात और दिन दोनों काउंट किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 14 सालों की सजा 7 सालों में पूरी करी जाती है, यानी कि सीधे तौर पर मर्डर के जुर्म की सजा 7 सालों की होती है। हाँ, लेकिन ये सुनकर आप मत कर देना, जोक्स अपार्ट। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, कहानी आगे जाती है 7 साल और यहाँ पर हम विजय और उसकी फैमिली को देख पाते हैं। इस वक्त विजय एक नया थिएटर खरीद चुका था, उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, मगर फिर भी उसका परिवार इस वक्त भी डर के माहौल में ही जी रहा था। इस कत्ल को हुए करीब 7 साल हो चुके हैं, मगर आज भी उनके दिलों में पुलिस के द्वारा पकड़े जाने का डर होता है, क्योंकि पुलिस की शिनाख्त अब भी जारी थी। वो लोग सैम की बॉडी को अब भी ढूंढ रहे थे। इन बातों से अंजू काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसी की वजह से ही सैम की डेथ हुई थी। ये बातें हमेशा से अंजू के दिल में रहती थी और उसे इन बातों से कई बार दौरे भी पड़ते थे। फिल्मों का शौकीन विजय अब एक केबल ऑपरेटर से थिएटर ओनर जो बन चुका था, वो अब एक खुद की मूवी भी प्रोड्यूस करना चाहता था, मगर उस मूवी के बजट के लिए उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी नंदिनी हमेशा बजट के लिए उससे पूछा करती थी कि सारा पैसा अपनी मूवी में ही लगा दोगे या अपनी बेटी की शादी के लिए भी कुछ रखोगे। तो विजय का सिर्फ एक ही जवाब था कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, जो होगा सब कुछ सही होगा। विजय ने अपनी कहानी को खुद लिखा था और इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए वो एक जाने माने डायरेक्टर से मुलाकात करता है। हालांकि विजय ने कहानी तो पूरी लिख ली थी, मगर इस वक्त भी वो क्लाइमैक्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और इसी वजह से वो आज डायरेक्टर से मिलने के लिए भी आया था। इन दोनों की बातचीत से हम व्यूअर्स को ये पता लगता है
है कि अभी लोग उस क्लाइमैक्स को फिर से लिखेंगे और इस कहानी को एक नया रुख देंगे, और ये नया रुख क्या होने वाला है वो तो आपको इस कहानी के एंड में ही पता चलेगा। जिसके बाद एंट्री होती है इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर गाय तोंडे की। जिन्होंने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा है वो तो गाय तोंडे को कभी नहीं भूल सकते। सच कहूं तो अजय देवगन और अक्षय खन्ना के बाद अगर मुझे किसी की एक्टिंग पसंद आई तो दैट इज ओनली गाय तोंडे। इस वक्त गाय तोंडे को आईजी सर का कॉल आया था जो कि उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाते हैं। इनका नाम होता है तरुण अहलावत, और इस वक्त मीरा देशमुख भी लंदन से पहुंच चुकी थी। साफ तौर पर कहा जाए तो इस केस को अगेन रीओपन किया जा रहा था क्योंकि गणेश गाय तोंडे ही वो शख्स था जिसने 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को हुई वारदातों को साफ देखा था, यानी कि ही इज द ओनली आई विटनेस। विजय सलगांवकर ने पूरे शहर की आंखों में धूल झोंक दी थी, मगर वो एक माँ की आंखों में धूल नहीं झोंक पाया था। मीरा को हमेशा से ही उस पर शक था और वो जानती थी कि उसके बेटे को विजय ने ही मारा है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से ये केस 7 सालों पहले यूं ही खत्म हो गया था। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी कि विजय सलगांवकर का केस वापस से रीओपन किया जा रहा है। वहीं पर एक छोटा सा कैफे था जिसका मालिक मार्टिन ये सोच रहा था कि आखिर ये लोग इस केस को रीओपन कर रहे हैं, किसी की बॉडी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आज तक मिली क्यों नहीं। बिना मतलब किसी आम इंसान को पुलिस ने परेशान करके रखा है। आगे कहानी में हम देखते हैं कि उनके घर के सामने शिव और जेनी नाम का एक कपल था जिनमें आए दिन लड़ाई होती रहती थी। शिव को शराब पीने की आदत थी और हर बार नशे में आकर वो अपनी पत्नी जेनी पर मारपीट किया करता था। इस बात से परेशान होकर नंदिनी विजय के पास जाती है और उसे कहती है कि आप इन्हें रोकते क्यों नहीं। तो विजय कहता है ये तो इनका रोज का मामला है, मगर फिर भी नंदिनी द्वारा जोर डालने पर वो उनके पास जाता है और शिव को काफी ज्यादा फटकार लगाता है। वेल उन्हें क्या पता था कि नॉर्मल दिखने वाले ये लोग इनके पड़ोसी नहीं बल्कि पुलिस अंडरकवर एजेंट हैं। इन दोनों ने ही विजय सलगांवकर के पूरे घर में हर जगह ट्रांसमीटर फिट कर दिए थे ताकि ये लोग उनकी छिपी बातों को सुन पाए कि आखिर 2 अक्टूबर की रात को विजय ने सैम देशमुख की बॉडी को कहां दफनाया। अब यहाँ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिर 7 साल पहले 2 अक्टूबर की रात को वहां उस वक्त कौन कौन मौजूद था। दूध वाले, अखबार वाले और साथ ही अपनी दुकान को जल्दी ओपन करने वाले करीब 3:30-4 बजे तक उठ जाते हैं, और जिस वक्त विजय ने उस बॉडी को दफनाया वो वक्त भी करीब 2 से 4 के बीच का ही था। अगर विजय रात को 1 बजे अपने घर से निकलता है और वापस 4:30 बजे लौट आता है तो इसका मतलब ये है कि वो 45 किलोमीटर के रेडियस से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यानी कि उसके घर से 45 किलोमीटर के रेडियस में ही हमें वो बॉडी मिल जानी चाहिए। यहाँ ये सभी पुलिस ऑफिसर्स, दूध वाले, अखबार वाले और सभी अपनी शॉप्स जो जल्दी ओपन करते हैं उनसे काफी ज्यादा पूछताछ करते हैं, मगर फिर भी इनके हाथ कोई सबूत नहीं लगता। मगर गाय तोंडे जो कि विजय सलगांवकर के पीछे अपने हाथ धोकर पड़ा था वो इन्हें एक आइडिया देता है कि क्यों ना शहर में एक अफवाह फैला दी जाए। जिसने भी विजय सलगांवकर को 7 साल पहले 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के बीच में देखा हो कहीं पर खुदाई करते हुए तो उसे सरकार 5 लाख रुपए इनाम देगी। वहीं दूसरी ओर हम डेविड को देख पाते हैं जिसके 7 साल पूरे हो चुके थे और वो अपने घर आया था अपनी बीवी से मिलने के लिए। उसका बेटा बड़ा हो चुका था। वो लोग इतने गरीब थे कि उनका बच्चा स्कूल नहीं जाता था, उसकी माँ घर पर ही अपने बच्चे को पढ़ाया करती थी। डेविड आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। इस पैसे की कमी नहीं हमारे जीवन को बर्बाद किया था, अब उन पैसों से इस घर में खुशियां आएगी। और वो निकल पड़ता है शहर में जॉब के लिए, जहाँ मार्टिन उसे बताता है कि उनसे मिलो, वो है विजय सलगांवकर, शायद वो तुम्हारी इस काम में मदद कर सकते हैं। और जैसे ही डेविड विजय को देखता है उसे याद आता है कि उसने विजय को आज से 7 साल पहले करीब रात के 2 से 4 बजे के बीच एक पुलिस स्टेशन में खुदाई करते हुए देखा था। मीनवाइल हम आईजी तरुण अहलावत को देखते हैं जो कि इस वक्त विजय के घर के पीछे के गार्डन में आकर उसकी जमीन को देख रहा था। ऊपर खिड़की में खड़े होकर नंदिनी और अंजू ये सब कुछ देख रहे थे। जिसके बाद आईजी उनके घर में एंटर कर जाता है तो नंदिनी उससे पूछती है कि हम आपकी किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं, जहां पर तरुण उन्हें कहता है कि मदद तो आप लोग करोगे ही, बस इंतजार है तो सही वक्त का। उसके घर से निकल जाने के बाद में सीधा नंदिनी विजय को कॉल करती है। तरुण तो बस उनके घर पर उनके चेहरे पर आई शिकंत को देखना चाहता था कि अगर उन्हें इस बात का डर है कि 7 साल पहले उन सभी ने क्या किया है तो वो डर जाएंगे, और ये डर अब वो भांप चुका था। वहीं दूसरी ओर डेविड को जब उन 5 लाख रुपयों की न्यूज के बारे में पता चलता है कि जो भी सलगांवकर के खिलाफ सबूत देगा उसे 5 लाख मिल जाएंगे, तो वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और इस न्यूज के बदले उनसे 25 लाख रुपयों की डिमांड करता है। इस वक्त गाय तोंडे भी मौजूद था। वो उसे गाल पर चांटा मारकर 10,000 रुपए ऑफर करता है, लेकिन डेविड अपनी बात पर अड़ा रहता है। इसी वक्त मीरा देशमुख भी वहां पर पहुंच जाती है जो कि कहती है कि अगर तुम्हारी बात में सच्चाई हुई तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, मगर जब तक बॉडी नहीं मिल जाती तुम इस पुलिस स्टेशन में ही रहोगे। उसके बाद पूरे पुलिस स्टेशन पे ग्रीन कलर के कपड़े लगा दिए जाते हैं, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। इस बात को विजय सलगांवकर बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि एक न एक दिन पुलिस स्टेशन में खुदाई जरूर होगी और इन्हीं बातों का ध्यान
ध्यान रखते हुए उसने अपने ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे। आम लोगों को तो लगेगा कि वो सिर्फ अपने आप की सिक्योरिटी के लिए कैमरास लगा रहा है, लेकिन विजय का दिमाग उन लोगों की सोच से कहीं ऊपर था। उसने अपने कैमरास की डायरेक्शन इस तरीके से रखी थी कि उसे थिएटर के सामने मौजूद पुलिस स्टेशन बिल्कुल साफ साफ नजर आए। और अब जिस बात का डर था वही हो जाता है, यानी कि पुलिस स्टेशन में खुदाई के बाद सैम की बॉडी का कंकाल मिल जाता है। और अब बारी थी उस स्केलेटन के डीएनए टेस्ट की। और अब तो पुलिस वालों को भी विजय सलगांवकर की फैमिली से पूछताछ के सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, जिसके अगले ही दिन वो सभी उसकी पूरी फैमिली को पुलिस स्टेशन में बुला लेते हैं, जहां पर इस वक्त आईजी तरुण अलावत और साथ ही मीरा देशमुख भी मौजूद थी। विजय को ये बातें बताई जाती है कि जिस रात 2 अक्टूबर को तुम सैम देशमुख की बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफना रहे थे, उस वक्त एक इंसान ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया था। लेकिन इस बात को सुनकर विजय साफ मना कर देता है और कहता है कि हो सकता है कि वो शख्स कोई और होगा, जिसके बाद उसे डीप इंटेरोगेशन करने के लिए उसकी फैमिली से अलग बिठा दिया जाता है। अब जहां एक तरफ तरुण अलावत विजय से इंटेरोगेशन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उसकी फैमिली पर गणेश गायतोंडे अपने हाथ उठा रहा था। विजय तरुण को ऐसा करने से मना करता है, काफी मिन्नतें करता है, मगर फिर भी गणेश गायतोंडे पहले नंदिनी को अपना शिकार बनाता है, उसके बाद अंजू को और उसके बाद छोटी बेटी पर भी अपना हाथ उठाने वाला होता है। मगर तभी विजय बोल पड़ता है कि ठीक है, रोक दो सब कुछ, मैं सारा कुछ सच बताने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद बारी आती है विजय सलगांवकर के कन्फेशन की, जिसमें वो सब कुछ सच सच बताता है। जिसमें वो बताता है कि 2 अक्टूबर की रात को वो अपने ऑफिस में था। उस वक्त वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर शराब पी रहा था, और जब शराब पीने के बाद वो अपने घर गया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला था, और जैसे ही वो घर के अंदर गया तो अचानक से किसी और शख्स ने उसके ऊपर प्रहार किया, जिसके बाद उन दोनों के ही बीच लड़ाई हो जाती है। और इसी झगड़े के चलते विजय के हाथ एक सरिया लग जाता है और बाय मिस्टेकन वो उसके सर पर लग जाता है, जिसकी वजह से उस पर्सन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद उसने उस बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफना दिया, क्योंकि उस वक्त पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस बारे में उसकी फैमिली को भी कुछ नहीं पता है कि आखिर विजय ने उस बॉडी को कहां दफनाया। इस कन्फेशन के खत पहुंचाने के बाद में उसकी पूरी फैमिली सहमी हुई थी, क्योंकि उन्हें अब ये लग रहा था कि अब तो पुलिस वाले विजय को छोड़ेंगे ही नहीं। मगर विजय की प्लानिंग तो कुछ और ही थी, जिसमें या तो विजय पूरी तरीके से हारने वाला था और या फिर पूरी तरीके से जीतने वाला था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहां पुलिस आकर उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाने वाली होती है। वहीं आईजी सर भी काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इस पूरे केस में उनकी जीत हो चुकी है। तभी एक पुलिस वाला आकर उनसे कहता है कि कोई शख्स है जो आप लोगों से मिलना चाहता है, वो काफी टाइम से मिन्नतें कर रहा है। तो मीरा कहती है कि ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। और वो शख्स होता है उस मूवी का डायरेक्टर, जिससे विजय ने अपनी पूरी मूवी की डायरेक्शन करवाई थी। और यहीं से ये कहानी एक अलग ही रुख मोड़ लेती है और सारे पत्ते खुलने लगते हैं। डायरेक्टर आकर पुलिस स्टेशन में आईजी से कहता है कि मुझे विजय को पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई। वो बताता है कि विजय से उसकी मुलाकात 2016 में हुई थी, जहां पर वो एक फिल्म बनाने के बारे में मुझसे मिलने के लिए आया था। उसने कहा था कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगा, बस खाली डायरेक्शन आपकी चाहिए। जिसके बाद इन दोनों ने तय किया कि इसकी कहानी वो दोनों मिलकर लिखेंगे। फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, मगर फिर भी ये दोनों ही उस फिल्म के क्लाइमैक्स से ज्यादा खुश नहीं थे। दरअसल विजय अपनी एक बायोपिक बनाना चाहता था, यानी कि उसने जो भी कुछ किया वो उस फिल्म के अंदर दिखाना चाहता था, मगर उसने उस फिल्म के सारे किरदार बदल दिए थे। साथ ही वो इंसिडेंट्स भी बदल दिया था जो कि एक्चुअल उसके साथ में घटित हुआ था। डायरेक्टर उन्हें बताता है कि विजय अपनी कहानी को लेकर काफी ज्यादा पजेसिव था, उसकी कॉपीराइट्स कहीं कोई चुरा ना ले, इसीलिए सबसे पहले विजय ने उस कहानी को रिलीज करने से पहले एक बुक पब्लिश कर दी। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि जो बुक पब्लिश हुई है मार्केट में, वो विजय के नाम से नहीं बल्कि उस डायरेक्टर के नाम से हुई है। अब यहाँ डायरेक्टर आगे कुछ बता पाता उससे पहले ही गायतोंडे का कॉल आता है और वो बताता है कि कोर्ट में पूरी तरीके से बाजी पलट चुकी है। जब कटघरे में खड़ा करके विजय को उसके सारे के सारे कन्फेशंस पूछे जाते हैं तो विजय सब कुछ उल्टा बोल देता है और कहता है कि पुलिस वालों ने कहानी से प्रेरित होकर इस पूरे कन्फेशन को बना है, और ये भी बोलता है कि सभी पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती उससे ये सब कुछ बुलवाया। और अब तो जज साहब को भी ये लगने लगता है कि नॉवल की कहानी को पुलिस वालों ने जानबूझकर विजय सलगांवकर को मजबूरन बुलवाया ताकि इस केस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और साथ ही जुर्मी को सजा भी मिल जाए। लेकिन अब पूरी कहानी किताब से ली गई थी, इसी वजह से कोर्ट में केस खारिज हो जाता है और विजय सलगांवकर पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हो जाता है। अब इस कहानी से जुड़ी पुरानी पीछे की बातें हमें दिखाई पड़ती है कि किस तरीके से विजय सलगांवकर ने चर्च के पास रहने वाले एक शख्स को अपना दोस्त बना लिया, जो कि हर वक्त कब्रिस्तान पर नजर रखता था। उस बंदे को हर उस बॉडी के बारे में पता था जो कि दफनाई जाने वाली होती थी। विजय की तलाश काफी टाइम से एक ऐसी बॉडी पर थी जिसकी कद काठी सेम टू सेम सैम देशमुख से मैच करती हो। उसने पहले उस चर्च के पास रहने वाले बंदे को अपना दोस्त बनाया, उसकी बेटी की शादी में होने वाले खर्चे को दिया, उसके बाद डीएनए टेस्ट वाले ऑफिस के एक चौकीदार को अपना दोस्त बनाया, और अब यहाँ से सारी कड़ियां जुड़ने लगती है। बेसिकली 7 सालों तक सैम की बॉडी जमीन
जमीन में दफन जरूर थी और जिस दिन उसकी बॉडी को जमीन से निकालकर फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा था तो विजय ने चर्च वाले बंदे से सैम की कद काठी वाले स्केलेटन को ले लिया और फॉरेंसिक लैब के जो चौकीदार से उसकी दोस्ती हुई थी तो रात को चुपचाप जाकर असली स्केलेटन को खुद के पास लेकर नकली वाले को रख दिया ताकि अगले दिन जब फॉरेंसिक लैब से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आए तो उसमें ये पता चले कि वो डेड बॉडी सैम की थी ही नहीं। और इस तरीके से मूवीज देखने वाला एक छोटा इंसान जिसके बेहतरीन माइंड ने उसे और उसकी पूरी फैमिली को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। इस कहानी के एंड में हम ये देख पाते हैं कि विजय ने जब सैम देशमुख के असली स्केलेटन को जलाया तो उसकी अस्थियों को जाकर उसके पिता को सौंप दिया क्योंकि वो अपने बेटे की आत्मा को शांति दिलवाना चाहते थे। इस पूरी कहानी में मीरा को ये लग रहा था कि इन 7 सालों तक उसने विजय पर नजर रखी है, मगर उसे क्या पता था कि इन 7 सालों तक विजय ने ही उनकी फैमिली पर नजर रखी है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन मूवीज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।